वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 9th के लेसन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस लेसन में हम लोग एक कहानी को समझेंगे, जो कि एक विलेज है पालमपुर। तो चलिए ओवरव्यूज़ पहले देखते हैं। ओवरव्यूज़ का मतलब होता है कि आपको इस लेसन में क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा शार्ट में कह सकते हैं आप, जैसे कि संक्षिप्तांश के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज इंट्रोड्यूस टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रो ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। जो ये पालमपुर का जो हम लोग रिप्रोडक्शन होता है या जो प्रोडक्शन हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टोरी है, विलेज एक गांव है पालमपुर, उसके एक हाइपोथेटिकल टाइप की स्टोरी है। तो इसके माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं, उसको ध्यान देने वाले हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो पालमपुर गांव है वहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है लोगों का काम का, वो है फार्मिंग यानी खेती करना। फेयर एरियाज, और कहीं कहीं पर तो सर्वल वदर्स एक्टिविटीज़, कुछ और भी काम किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जैसे सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे छोटे पैमाने पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, पैकेजिंग बनाने का। और डेयरी ट्रांसपोर्ट ईटीसी, और जैसे दूध का और ट्रांसपोर्ट का, ये सभी जो है छोटे छोटे पैमानों पे काम भी किए जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है, जो मेन एक्टिविटी वो क्या है, फार्मिंग का है। ETC are carried out on a limited scale. These production activities need various type of resources. तो ये कोई भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं या कोई भी, चाहे फार्मिंग हो या फिर ट्रांसपोर्ट हो, डेयरी हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों के, कुछ रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स की। और प्राकृतिक रूप से कुछ स्रोत हमें मिलते हैं, हम खुद से तो बनाते नहीं। अब गाय भैंस तो हम लोग खुद से बनाएंगे नहीं, तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गए। मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन इफोर्ट्स, मनी, ETC, ये सारी चीज़ें पैसे हैं। और मानुष, हम ह्यूमन के, आदमी लोगों के जो प्रयास होते हैं, मेहनत होते हैं, परिश्रम होते हैं, इन सभी चीज़ों के साथ साथ पैसे और इत्यादि चीज़ों के भी हम लोग डिस्क्रिप्शन रूप में इस लेसन में पढ़ेंगे। इन सब की ज़रूरत होती है। ये सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं। As we read throughout the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. तो हम लोग एक यही बात कह रहे हैं, जो पालमपुर गांव है, इसकी कहानी के माध्यम से हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे विभिन्न प्रकार के रिसोर्सों को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपने गुड्स। आप, एक छोटा सा पेन भी गुड्स कहलाता है, और जो बैग होता है वह भी गुड्स कहलाता है। और साथ ही साथ उसके सर्विसेज, यानी वो ख़राब हो जाता है तो, या फिर कोई और भी सर्विसेज जैसे मेडिकल है और तमाम चीज़ें, ये जो है एक इस स्टोरी में हम लोग पालमपुर के जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। यदि बात करें पालमपुर गांव की, तो यह जो है बहुत ही अच्छे से अपने पड़ोसी जो गांव है इसके आसपास या शहर कस्बे हैं, उससे बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ है। और एक रायगंज इज़ ए बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। एक बहुत बड़ा गांव है रायगंज जिसका नाम है, और वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो ये जो ऑल वेदर रोड का मतलब है, यानी किसी भी, हर सभी प्रकार के मौसम में, कोई भी मौसम हो, चाहे बरसात हो, तो जो कच्ची सड़कें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसका मतलब है पक्की सड़क है, यानी ऑल वेदर रोड। हर प्रकार के मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऐसे रोड हैं जो एक दूसरे गाँव को कनेक्ट करते हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bull carts, tangas, buggies। अब ये जो बुल कार्ट्स होता है आप लोगों ने देखा होगा, पहले चलता था ऐसे, जो एक गाड़ी होती है पहिए पे, और आगे गाय भैंस बैल सब बांध देते हैं, उसे बुल कॉक कहते हैं। और टांगाज भी होता है, घोड़े से वो चलता है। और बग्गीज़ मीन्स होता है वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बुफेलोज, यानी भैंसों के द्वारा जो लकड़ी का बने हुए कार्ट मीन्स होता है डब्बे टाइप का जगह जो होता है, वो उस तरह के जो पीछे ट्राली टाइप की बनी होती है उसको खींचने के लिए, जैसा कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ये उसी पालमपुर गांव का एक सीन है। यहाँ की रोड काफ़ी पक्की रोड है, सड़कें हैं। और ये देखिए बुलकॉक और ये ट्रैक्टर से भी टालियों में सब सामान जो है, गुड्स हैं, वो सप्लाई मार्केट में आसपास के किए जाते हैं।
एंड वदर कॉमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। और भी बहुत सारे मतलब ये जो बुलकार्ट्स और टांगाज, बोगीज़ हैं, इन सब के अलावा भी और भी सारे एक स्थान दूसरे स्थान पे सामान ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक्स है। और इसमें क्या जाता है, लोडेड हो जाता है इसमें क्या, जगेरी। जगेरी गुड़ होता है, गन्ने से बनता है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सर्वल डिफरेंट कास्टेस। तो इस गांव की यदि बात करें तो यहाँ पर कुल 450 परिवार हैं और अलग अलग जाति से सभी यहाँ पर हैं। जाति मतलब कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोग हैं यहाँ पे। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लाइट ट्रिप हो गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि जो यहाँ का विलेज है, उस विलेज में लगभग 450 परिवार रहते हैं और जो सभी जो है अलग अलग कास्ट के हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और इस 450 परिवारों में 80 जो परिवार हैं वो अपर कास्ट के हैं, मतलब ऊंचे जाति के लोग हैं और इनके पास इनका खुद का ज़मीन है गांव में। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्विट लार्ज। और जो अपर कास्ट के लोग हैं इनमें भी कई लोगों के घर ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। जो कि पक्के घर हैं, ईंटों से और सीमेंट से प्लास्टर हुए हैं। द एससीज यानी जो एससीज हैं यानी जिन्हें दलित कहा जाता है, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ द विच आर मड एंड स्ट्रॉप। तो और बात करें बाकी लोगों की, जैसे एससी के लोग हैं, दलित हैं, तो इनके तुलना में इनके पास 1/3 पॉपुलेशन इनकी है। यानी 1/3 यदि 450 का निकालेंगे तो 450 इंटू 1/3, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 150 फैमिलीज़। तो 150 परिवार जो है वो एससी यानी दलित से रिलेटेड हैं। और जो इनका घर है वो कॉर्नर में है, गांव के कॉर्नर में। नहीं, यदि ये घर हो गया तो इसके कॉर्नर में, कोने साइड में है और यानी किनारों पे है। और इन मच स्मॉलर, और उनके घर काफ़ी छोटे हैं क्योंकि वो गरीब हैं। और साथ ही साथ बात करें तो उनके घर जो है मड और मड मीन्स कीचड़ और घास फूस से, मतलब कच्चे घर बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। और उनमें से भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी बहुत अच्छे से उन घरों में बिजली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका जो पालमपुर गांव के लोग हैं वो ट्यूबवेल्स को चलाने में और साथ ही साथ और भी अपने छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन सभी बिजनेसों व्यापार में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे सिंचाई वगैरह और फार्मिंग के लिए ट्यूबवेल वगैरह यूज तो करते हैं। और पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो यदि बात करें इसके गांव में स्कूल की तो 2 जो है प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक जो है हाई स्कूल है। हाई स्कूल में 10th का। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड द 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। इस गांव में प्राइमरी है, प्राथमिक रूप से चिकित्सालय भी है जो कि सरकार द्वारा चलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी मेडिकल भी है जो कि सिक बीमार लोगों को ट्रीट यानी इलाज करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द डिस्क्रिप्शन एबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो यदि बात करें हम अगर पूरा ओवरऑल जितना हम लोगों ने पढ़ा है पालमपुर गांव के बारे में अभी तक एज ए स्टोरी, तो हमको पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छे से ये डेवलप है। चाहे वो रोड की बात हो या फिर ट्रांसपोर्ट की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर सिंचाई की बात हो, साथ ही साथ स्कूल की भी बात हो या फिर हेल्थ सेंटर, यानी सारी चीज़ें जो वहाँ पर है मतलब पर्याप्त रूप से अवेलेबल है यानी वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से विकसित है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। इन सभी फैसिलिटीज़ को यदि हम अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में कंपेयर करें तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज। तो जो ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं पालमपुर का, ये केवल हमें समझना है कि मतलब कैसे फार्मिंग होती है, क्या क्या चीज़ें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और किस तरह से वो डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों को ये मतलब एक इमेजिनरी टाइप का एक गांव है जिसकी कहानी को बनाया गया है और हम लोग इसको समझ रहे हैं। विल टेक अस थॉट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। और इस स्टोरी से हम लोग ये विचार भी कर पाएंगे इसके माध्यम से कि अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्शन के कार्य हैं, एक्टिविटीज़ हैं, किसी एक गांव में वो जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किसी गांव में क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, अपने गांव में यदि हम बात करें अपने भारत देश में गाँवों की, तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन
एक्टिविटी। तो जो हमारे देश भारत देश में जो अधिकतर गांव है वहाँ का जो मुख्य जो एक्टिविटी है, कार्य है, वो क्या है, फार्मिंग है। तो ये याद रखेंगे हम लोग, हमारे देश में अधिकतर क्या है, फार्मिंग है। द वदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, काम होते हैं गाँव में, जैसे रिफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, etc। बहुत सारे, जैसे दुकान वगैरह भी बहुत से लोग रख लेते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के भी काम करते हैं और बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग के भी काम करते हैं। छोटे छोटे पैमाने पे, सब मतलब स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो क्या होता है, फार्मिंग होता है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production। हम ये जो हम लोग जो है, ये जो सभी एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को समझेंगे कब, आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स, कुछ चीज़ों को सीख के, कुछ चीज़ों को जान के, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए, उसके उत्पादन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और पहला टॉपिक है, उसको हम लोग समझेंगे। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। किसी भी प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो जो एम होता है वो क्या होता है, सामान को बनाना। गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, अभी मैंने बताया कुछ समय पहले, पेन से लेके आप बड़े से छोटे सामान से लेकर बड़े सामान तक सभी जो है गुड्स कहलाते हैं। और साथ ही साथ उनकी सर्विसेज, जो भी हम चाहते हैं उनको देना ही उनका लक्ष्य होता है किसी भी प्रोडक्शन का। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो गुड्स है बनाने का और जो सर्विसेज हैं, इनका प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहली चीज़ कौन सी है, लैंड है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है हमें कोई भी काम करने के लिए, वो क्या चाहिए होती है, हमें लैंड होता है। यदि कोई हम छोटा स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको पहले स्टैंड करने के लिए लैंड चाहिए होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लर्न करेंगे हम लोग, लैंड है। और साथ ही साथ इसके साथ और भी नेचुरल चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, रिसोर्स चाहिए होते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। दूसरा क्या होता है, ज़मीन तो मिल गई, तो अब उस पर काम करने वाले लेबर भी चाहिए होते हैं। तो हमें दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे लिए, लेबर, किसी भी प्रोडक्ट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ पीपुल हु विल डू द वर्क, जो कि काम करते हैं, काम कर सकेंगे, ऐसे मतलब लेबर को लिया जाता है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कभी कभी कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ होते हैं प्रोडक्शन में हमारे, जिसमें हाईली एजुकेटेड यानी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, काम करने वाले वर्कर्स की आवश्यकता होती है। और वदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखने की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे अनपढ़ भी काम चल जाते हैं, उनको फिजिकल काम करना रहता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो प्रत्येक जो वर्कर होता है वो प्रोवाइड कराता है लेबर को, मतलब अपने परिश्रम को देता है। चाहे वो जो शिक्षित है वो अपना शिक्षा का प्रयोग करता है, जो अनएजुकेटेड है वो अपना फिजिकल एफर्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सेकेंड रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में आ सकता है आपके 10th में भी। दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, एक ज़रूरत होती है फिजिकल कैपिटल की। ये इसको हम लोग 2 प्रकार से भी इसको डिवाइड किया गया है। इनपुट अलग प्रकार की वैरायटी होती है, जो कि अलग अलग स्टेज पे हमें प्रोडक्शन के दौरान ड्यूरिंग द प्रोडक्शन काम में आती है। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो वो सभी सामान जो फिजिकल कैपिटल में हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो कौन कौन से आइटम हैं, उनको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक तो होता है, देखिए, फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। मतलब जो औजार हैं, जो मशीन्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ये सभी जो है फिजिकल कैपिटल के में आते हैं। जैसे अगर डिस्क्रिप्शन के रूप में देखें तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, etc। बहुत सारे टूल्स हैं हम लोग जो फार्मर हैं जो यूज करते हैं, जैसे जनरेटर का यूज करते हैं, टर्बाइन का यूज करते हैं, और कंप्यूटर का भी साथ ही साथ यूज करते हैं। ये सभी जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए, ये जो ये मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, ये सभी जो है एक बार आपने परचेज कर लिया है तो ये आप कई सालों तक, ओवर मैनी ईयर्स, कभी बहुत सालों तक इसका प्रोडक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये फिक्स है, ये मतलब बदलते नहीं है इनका हम लोग नए नए हर बार नहीं खरीदते, हर बार खेती करने के लिए, हर बार प्रोडक्शन के लिए नई नई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं ना, इसलिए
सीधे इनको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इसे हम लोग याद रखेंगे। यानी फिजिकल कैपिटल में दो पार्ट आते हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल और सेकेंड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। इसको भी हम लोग देखेंगे। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो अब यदि हमें ये सभी चीज़ें टूल्स वगैरह हो गई, मिल गई, तो हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कच्चे माल चाहिए, और साथ ही साथ मनी, पैसा भी चाहिए उसको खरीदने के लिए। और ये क्या है, ये हमेशा आप एक बार किसी कच्चे पदार्थ को, कच्चे मटेरियल्स को यूज़ कर लेते हैं तो फिर उसी से आप कैसे बनाएंगे। फिर एक बार जैसे आप कच्चे लोहे से आपने लोहे को मेल्ट करके गला के आपने उसको कोई नया इक्विपमेंट बना लिया है, प्रोडक्ट बना लिया है, तो फिर आपको नए मटेरियल बनाने के लिए नए रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये फिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाते हैं, वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। डिफरेंस आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। जैसे कि कोई बुनकर है, मतलब सिलाई करने वाला है, तो उसको क्या चाहिए होता है, हर बार यार्न, धागे चाहिए होंगे और रॉ मटेरियल के रूप में। और साथ ही साथ जो जो पॉटर है, घड़ा बनाने वाला, उसको क्या चाहिए, मिट्टी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। Some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। तो अब ये सब फ्री में तो मिलती नहीं है, तो इसको यूज करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। तो बाई करने के लिए, खरीदने के लिए आवश्यक चीज़ों को। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। यानी जो कच्चे पदार्थ हैं, जो कच्चे माल है, मटेरियल्स हैं, वो, और जो पैसा है, पैसा एक बार आपने दे दिया तो फिर वही पैसे से आप दूसरा पैसा नहीं बना सकते ना, तो फिर वो क्या हो गया, फिक्स्ड नहीं है, यानी वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो क्लियर हो गया। जो हमारा ये फिजिकल कैपिटल है उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है और सेकेंड क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। और चौथा जो ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कैसे, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। तो यदि बात करें हम कि ऊपर की जो तीन स्किल्स थे, अगर वो तीनों चीज़ें हैं आपके पास, यानी बात करें लैंड की आपके पास है, लेबर भी आपके पास है, फिजिकल कैपिटल यानी फिजिकल कैपिटल के दोनों पार्ट आपके पास हैं, फिक्स्ड कैपिटल भी है, पैसे भी हैं, वर्किंग कैपिटल भी है, लेकिन इसके अलावा भी यदि ये चौथी चीज़ नहीं है तो आप ये सभी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। वो है नॉलेज और इंटरप्राइजेज यानी अनुभव। लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट। वही कि मतलब इतनी सारी चीज़ें रहने के बाद भी आप, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और नॉलेज होने से क्या करते होगा, आप फिजिकल कैपिटल ये सभी चीज़ों का यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, एंड आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। आप इसे क्या करेंगे, या तो अपने यूज के लिए, पर्पज़ के लिए रख लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा, वो क्या करेंगे, आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, मार्केटिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज़ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो जो मतलब कि जो नॉलेज है, किसी के पास जो नॉलेज है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के रूप में हम लोग नेक्स्ट लेसन में, चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि फोर्थ रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल, जिसमें हम लोग इन सभी चीज़ों का मतलब यूज करते हैं, फिजिकल या फिर उसका। इन द पिक्चर्स आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में आता है, क्योंकि ये पे जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सभी जो चीज़ें यूज हो रही हैं रॉ मटेरियल के रूप में, ये सभी जो है फिक्स्ड नहीं है, हर बार के लिए नए नए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो ये सब क्या आ जाते हैं, वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। और जो लेबर हैं वो जो है, जो लेबर हैं वो तो हर बार नए नहीं आएंगे ना, तो ये लेबर जो हो गए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में आ गए, और जो मटेरियल्स है वो आपके वर्किंग कैपिटल में आ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो जो भी प्रोडक्शन हम अभी देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हेडिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है ये सभी चारों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, हमें याद रखना है। क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो एकदम, ये मान लीजिए कि एग्जाम में आने ही वाला है। फैक्टर्स, व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो यू कैन आल्सो टेल देम इन द राइटिंग हैंड, क्या कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो इस जो पालमपुर की स्टोरी है गांव की, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और पहले के जो तीन फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के,
ये सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखेंगे। और साथ ही साथ यदि जो ये जो हम लोग फिजिकल कैपिटल बार बार कह रहे हैं, तो फिजिकल कैपिटल को हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट में क्या लिखा हुआ पाएंगे, कैपिटल। तो इसको हम लोग समझ लेंगे, कैपिटल मीन्स होता है फिजिकल कैपिटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है फॉर्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो फॉर्मिंग है वो कैसी है, क्या है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है लैंड इज़ फिक्स्ड। जो लैंड है वो फिक्स्ड है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता। क्यों? तो रीड करते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बार ये पढ़ चुके हैं कि पालमपुर गांव का जो मेन एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन का, वो क्या है, फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर दियर लाइवलीहुड। 75% जो लोग हैं वहाँ के, वो जो है खुद पे डिपेंड है, काम करते हैं किस पे, खेती पे, और अपने जीवन को चलाते हैं, लाइवलीहुड। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो क्या हो सकते हैं, या तो किसान हो सकते हैं, मतलब खुद की लैंड पे आप वो क्या कहते हैं, खेती करते होंगे, या फिर लेबर होंगे, किसी और के काम फार्म पे, खेतों पे जाके काम करते होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम 75% लोग हैं वो क्या, कैसे जीवन जीते हैं, किस पे आधारित है उनका जीवन, फार्मिंग पे। कहाँ थे हम लोग? द वेल बींग ऑफ दीज पीपुल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। तो जो लोग हैं यहाँ के, वो जो है अधिकतर क्लोजली, मतलब निकटतम रूप से जो मैक्सिमम लोग हैं वो प्रोडक्शन के रूप में फॉर्म में यहाँ पे काम करते हुए आपको पाए जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि किसके पास कितनी ज़मीन है, अभी उसमें है हेडिंग के रूप में। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फॉर्म प्रोडक्शन। लेकिन हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो बेसिक कॉन्स्टेंट है वो जो है रेज है, मतलब बढ़ रहा है, जो फॉर्म का प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टली फिक्स्ड। और एक तरफ जो लैंड एरिया है, जो खेती वाली ज़मीनें हैं, वो सभी क्या है, फिक्स्ड है, यानी अब वो बढ़ नहीं सकती है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है सिंस 1960 से बात करें पालमपुर गांव में, तो देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो जो बात करें यदि हम 1960 से पालमपुर गांव में, तो जितने भी एग्रीकल्चरल टाइप के लैंड थे वो सभी जो है कल्टीवेट किए जा चुके हैं, और अब कोई भी वहाँ पे कल्टीवेशन करने के चांस जो है नहीं है। बाय देन, तब से सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। तो यदि बात करें जो यहाँ का जो वेस्ट लैंड है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड, वेस्ट लैंड मतलब वेस्ट मीन्स होता है खराब। खराब का मतलब ये कि जो वहाँ पर खेती नहीं होती थी, जहाँ पर पेड़ पौधे थे या जो खेती योग्य नहीं था, वहाँ पर भी कल्टीवेट कर लिया गया है 1960 से। अब उसको खेती करने योग्य बना दिया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब ज़मीन कोई नया कहाँ से कोई लाएगा, तो अब जो जितने भी उस तरह की ज़मीनें थी वो 1960 से ही उसको कल्टीवेट कर दिया गया है, तो अब अलग से कोई ज़मीन तो आएगी नहीं। तो इस तरह से वो कह रहा है कि कोई स्कोप नहीं है जो कि फॉर्म करने का किसी और नए लैंड के ऊपर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, मात्रक होती है नापने का खेत को, वो हेक्टेयर होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। थॉ इन ए विलेज यू में फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, घुंटा, इट। आप गांव में बहुत सारे नामों में इसको सुनते होंगे, कितना बीघा है, क्या है ये, और घुंटा भी है। ये सभी चीज़ों के अलग अलग नाम है जिसपे लोग नाप के या माप के खेत को, ज़मीन को रख देते हैं, बेचते हैं, जो भी। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। तो यदि हम बात करें 1 हेक्टेयर क्या होता है, व्हाट इज हेक्टेयर, तो 100 मीटर्स, यानी आप सीधे जाइए 100 मीटर, फिर 100 मीटर इधर आइए, फिर 100 मीटर इधर आइए, फिर 100 मीटर इधर आइए। इस तरह का स्क्वायर जो 100 मीटर का होगा वो कितना होता है, 1 हेक्टेयर कहलाता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। तो क्या आप ये कंपेयर करना है, ये हम लोग के लिए नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड है, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि सेम लैंड पे आप ढेर सारे क्रॉप को, फसल को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है? यस, तो बहुत सारे रास्ते हैं, चलिए देखते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। बहुत सारे प्रकार के फसल हैं ऐसे हैं जो कि एक ही खेत पे, एक ही ज़मीन पे आप बहुत सारे फसल को थोड़े थोड़े समय में उगा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। पालमपुर जो विलेज है वो डिसेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको क्या माना गया है, पश्चिमी हिस्सा माना गया है हमारे उत्तर प्रदेश का। यानी जो पालमपुर गाँव है, जो हम लोग हाइपोथेटिकल स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के रूप में मतलब है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो पालमपुर में जितने भी ज़मीन है, मतलब घरों को छोड़ के जो खेती करने वाली ज़मीनें हैं, वो सभी जो हैं कल्टिवेटेड हो चुकी हैं।
कल्टिवेटेड मतलब जुताई खेत बन चुके हैं, मतलब अब कोई लैंड नहीं है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, तो अब इस तरह से कोई ज़मीन खाली नहीं बची है जहाँ पर खेती ना होती हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये समझ में नहीं आता बच्चों को, खरीफ मतलब बरसात वाले जो समय के जो फसल होते हैं उसे खरीफ के फसल कहते हैं। ड्यूरिंग द, ये 10th में आपके बहुत ज़्यादा रहेगा और इसको आप लोग अभी समझिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, उस समय में जो बरसात के मौसम में या फिर खरीफ के फसल के रूप में वहाँ के लोग ज्वार और बाजरा यूज करते हैं, उगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, तो ये जो बाजरा और जो ज्वार है, जौ है, ये किसके लिए होता है, मतलब पशुओं के लिए मतलब होता है, पशुओं के लिए भोजन के रूप में इसको उगाया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और साथ ही साथ ये जो बाजरा और ज्वार है इसको फिर से कल्टीवेट कर दिया जाता है, और पोटैटो को फिर से बो दिया जाता है। पोटैटो मीन्स होता है आलू, और आलू तो आप लोग देखे होंगे। तो ये सभी जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन, यानी जो जाड़े का समय आता है उसे रबी, उस समय जो फसलें उगती हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग, एक खरीफ की फसल यानी बरसात में जो होती है, और जो एक जाड़े के बीच में उगाई जाती है उसे रबी की फसल। तो जाड़े में गेहूँ वगैरह होता है। फील्ड्स आर सोन विद द व्हीट, यानी वही गेहूँ, सोन यहाँ पर बोना मतलब बोया जाता है। फॉर्म फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, फार्मर्स कीप इनफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो जो यहाँ के बहुत सारे किसान हैं जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं खेती करने के लिए, तो वो व्हीट को उगाते हैं और अपने फैमिली के लिए कंज्यूमेशन यानी खाने पीने के लिए, जीवन जीने के लिए रख लेते हैं। और साथ ही साथ इसको जो सरप्लस है, सरप्लस मीन्स द एक्स्ट्रा फूड इज़ नोन एज सरप्लस। तो जो सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, एक्स्ट्रा जो ग्रेनरी होता है, वो सभी जाके जैसे व्हीट को रायगंज मार्केट में बेच देते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं उनको। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगरकेन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। और ये जो पालमपुर गांव है, इसका एक हिस्सा जो है वहाँ पे डिवोटेड मतलब समर्पित है शुगर केन के लिए, मतलब गन्ने के लिए। और गन्ना एक ऐसा क्रॉप होता है जो कि एक साल में एक ही बार आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। शुगर केन इज़ इन इट्स रॉ फॉर्म, कच्चे के रूप में होता है। इसके कच्चे के रूप में यदि हम शुगर केन का यूज करें तो ये जगेरी के रूप में बन जाता है, जगेरी बन जाता है। गुड़, आप लोगों ने गुड़ बनते हुए तो देखा ही होगा। इस सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और इन इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं जगेरी वगैरह, वो जो है पास में शाहपुर में या फिर आसपास के गांव में लोगों को, ट्रेडर्स को, व्यापारियों को बेच दिए जाते हैं। The main reason why farmers are able to grow their three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। तो यदि आप लोग सोचें कि ऐसा कैसे हो पा रहा है कि एक साल में 3 से ज़्यादा फसलें उगाई जा रही हैं पालमपुर गांव में, तो इसके पीछे केवल एक ही रीज़न है कि वेल डेवलप, यानी बहुत अच्छे से वहाँ पे सिस्टम है, विकसित है किसकी, सिंचाई की। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और जो वहाँ पे बिजली है वो भी पर्याप्त मात्रा में हमेशा रहती है, उसकी कमी नहीं रहती है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, और साथ ही साथ जो बिजली है उसका हम लोग वहाँ के लोग, पालमपुर गांव के लोग, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, और उसका ट्रांसफॉर्म कर दिए, मतलब उसके अलग अलग प्रकार से इरीगेशन के रूप में हम लोग सिस्टम में उसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जो थे वो पार्शियन व्हील्स वे, जो पहले के लोग थे पार्शियन में से, वो जो आप लोगों ने देखा होगा कुएं पे ऐसे गोला सा पहिया रहता है और लकड़ी का रहता है, उस पर रस्सी लगी होती है, उससे रस्सी से फिर खींचा जाता है पानी नीचे, बाल्टी वगैरह कुछ भी डब्बा वगैरह रस्सी में बांध के डाला जाता है उस तरह से। तो वो पार्शियन व्हील होता है टिल देन। तो तब से उसकी सिंचाई बंद हो गई है। तो अब जो है इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्यूबवेल वगैरह यूज किए जाते हैं पालमपुर गाँव में। यूज बाय द फार्मर टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स। तो पहले जब ये नहीं था तो क्या होता था, पर्शियन वेल से पानी ड्रॉ खींचा जाता था फार्मर्स के द्वारा, और कुओं से, और साथ ही साथ इस चीज़ को जो है फील्ड्स में उसी से सिंचाई की जाती थी। कितना मेहनत वाला काम है ना, बाल्टी बाल्टी पानी निकाल के खेत सींचो। पीपुल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच। तो लोगों ने अब देख लिया है, मतलब देख चुके हैं वहाँ के लोग, पालमपुर गांव के, काफ़ी अच्छे बिजली से रन करने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले ट्यूबवेल्स, जो कि बहुत ही अच्छे से इरीगेट सिंचाई लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी रूप से वो बहुत ही बड़े हिस्से को ट्यूबवेल्स की सहायता से हम जल्दी से सिंचाई कर पाते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। शुरुआत में क्या हुआ कि कुछ
कुछ ट्यूबवेल जो है सरकार के द्वारा इंस्टॉल करवाए गए, गाँव में लगवाए गए। फिर सून जल्द ही क्या हुआ कि हाउ फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। तो बहुत सारे किसान जो है जब अच्छी फसलें आने लगी, उनकी प्रॉफिट होने लगा, तो खुद का अपना प्राइवेट ट्यूबवेल जो है गेटअप कर लिए, मतलब सेटिंग कर लिए, बना लिए, खरीद लिए। एज ए रिजल्ट तो परिणाम क्या मिला, बाय मिड 1970s, तो 1970 के बीचों भी समय मध्यकाल में बात करें तो द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो जो कल्टिवेटेड क्षेत्र था 200 हेक्टेयर का, वो जो है सिंचाई हो गया था वहाँ पे, मतलब हो गया। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। हमारे गांव, भारत देश में यदि बात करें गाँवों की, तो अधिकतर गांव ऐसे हैं जहाँ पर हाई लेवल्स के जो इरीगेशन है वो सब जो है नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवर एंड प्लेन्स, और वो सब अभी भी किस पे निर्भर होते हैं, रिवर, नदियों पे। कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री वेयर इरीगेटेड, और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ भी अभी तक पानी जो है नदियों से ही इरीगेट किया जाता है, वहाँ पे जो खेती होती है। इन कॉन्स्टेंट प्लेट्यू रीजन सच एज द डिक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन। और यदि बात करें दक्षिण पठार की, तो दक्षिण पठार पे जो है लो लेवल है, काफ़ी कम मात्रा में वहाँ का स्तर है पानी का सिंचाई होने का। तो वहाँ पे जब रेन होती है तभी वहाँ के जो क्रॉप्स हैं वो सिंचाई हो पाते हैं, इरीगेट हो पाते हैं। अब टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। तो अगर हम बात करें पूरे ग्लोब पे, अपने इंडिया में कितने परसेंट जो फार्मिंग का जो लैंड है, वहाँ पर यदि देखें तो हम लोग 40% ही ऐसे क्षेत्र पाएंगे आज के समय में जहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। नहीं तो बाकी जगह अभी क्या है, रैन और नदियों पे मतलब डिपेंडेड है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, तो यानी वर्षा की पानी पे डिपेंड है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये हम लोग याद रखेंगे, व्हाट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग इज टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल में एक दो से अधिक फसलों को जो हम लोग उगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सॉरी, हम लोग इस तरफ पढ़ने लगे, हम लोग को ये पढ़ना था। ओके, कि ये लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, हाँ ये तो पढ़ चुके हैं। ओके ओके राइट, हम लोग ठीक पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो गई थी। तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी एक साल में एक से अधिक फसलों को उगाने को ही क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो ये जो एक साल में तीन से एक दो से अधिक फसलें, जो मल्टीपल क्रॉपिंग का जो सिस्टम है, ये जो क्या है, ये एक कॉमन वे हो गया है आज के समय में। इससे जो है प्रोडक्शन जो है, हमारा उत्पादन जो है वो क्या है, वो इंक्रीज हो गया है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप। जो पालमपुर गांव के लोग हैं, वो किसान हैं, वो कम से कम दो फसलों को उगाते हैं। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटोज एज थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। और यदि पिछले 15 से 20 सालों की बात करें तो 15-20 सालों से लगभग वहाँ पे एक और, इन दो क्रॉपों के अलावा भी वहाँ पे एक और क्रॉप उगाया जाने लगा है, वो क्या है, पोटैटोज। फिगर नंबर 1.3 डिफरेंट क्रॉप्स आप लोग देख सकते हैं, वीट, बाजरा, शुगर के, नहीं तो 3 क्रॉप्स हो गए। ये 1 ईयर फसल है, आपको याद रखना होगा, पोटैटोज, ठीक है। तो ये 3 क्रॉप हो गए। और नेक्स्ट पैराग्राफ है, लेट अस डिस्कस करना है कि द फॉलोइंग टेबल 1.1 शोज दैट द लैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग जब क्लास चलेगी तब। नेक्स्ट पर पेज पर आपका है ये कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स, किस साल में कितना कितना एरिया जो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हाँ, यहाँ से यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ही ज़मीन पे, सेम लैंड पे हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले रहे हैं। द वदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और जो दूसरा तरीका है, जो आधुनिक मॉडर्न फार्मिंग को जो तरीके हैं, वो उस तरीक़ों का जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो वो उससे क्या हो रहा है उससे हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिगर को। देखिए एग्जाम में आपको पूछ सकता है, यानी पक्का ये पेपर में आने ही वाला है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो आप बताएंगे क्या क्या, HYV सीड्स। HYV सीड्स होता है मतलब हाई यील्ड्स वेराइटी, हाई यील्ड्स मीन्स होता है उत्पादन, और जो प्रोडक्शन होता है सेम सिनोनिम्स, और वी फॉर वेराइटीज़। और क्या होता है, फर्टिलाइज़र होता है, और पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं होते हैं, और डैम्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, और पंपिंग सेट होता है, और कैनल वगैरह होते हैं, डीजल होते हैं ट्रैक्टर के लिए, और फार्म मशीनरी जो भी हल वगैरह है, ये सभी चीज़ें, यानी जो मॉडर्न फार्मिंग का मेथड्स है वो इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही किया जा सकता है।
For higher yields, yield is measured as crop product produced on a given piece of land during the single season. तो जो हाई यील्ड का जो मेज़र है, पैमाना है, जो इस तरह के चार्ट बनते हैं किस तरह से कहाँ पर किस एरिया में कितना और प्रोडक्शन हुआ है, वो जो है HYV के बेस पर किया जाता है। टिल द मिड 1960 1960 के मध्यकाल से द सीड्स यूज इन कल्टीवेशन वेयर ट्रेडिशनल वंस विद द रिलेटिवली लो यील्ड्स। तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल ग्रुप में जो पहले उगाए जाते थे, वहाँ पे कल्टीवेट किए जाते थे उन जगहों पे, वो काफ़ी लो यील्ड्स यानी कम उत्पादन वाले थे। लेकिन ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन। लेकिन आधुनिक जो ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं वो जो हैं पारंपरिक रूप से उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। फार्मर्स यूज्ड काउ डग एंड वदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। वो जो किसान है वो क्या यूज करते हैं, वो काउ डंग यानी कि वो जो गोबर वगैरह होता है वो, एंड वदर नेचुरल मैन्योर फर्टिलाइजर, और भी प्राकृतिक रूप से मतलब फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। ऑल दीज वेयर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। और ये सारी चीज़ें कौन यूज करता है, वो फार्मर्स यूज करते हैं जो कि खरीद नहीं सकते हैं। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield varieties HYVs of seeds। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे देश में आया 1916 से, वो उस समय हमारे भारतीय किसानों को गेहूं और चावल के जो अच्छे प्रकार के HYV टाइप के यानी हाई उत्पादन, बहुत ज़्यादा उच्चतम उत्पादन, अधिक से अधिक पैदावार देने वाले बीज हैं, उनका पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने लगा। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल, तो वही कह रहा है हाई ऑफ सीड्स, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन द सिंगल प्लांट। तो कंपेयर यानी जो पुराने ट्रेडिशनल जो सीड्स थे उसके कंपेयर में जो HYV सीड्स जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत वो किसानों को मिला है, उससे जो है क्या है कि बहुत बड़े ग्रेटर पैमाने पे, बहुत ही ग्रेटर अमाउंट्स में अनाज जो है सिंगल प्लांट पे, मतलब उसी जैसे ज़मीन पे उगाए जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या आया, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। और जो पहले जितना भी प्रकार से संभव हो पाता था, अधिक से अधिक उत्पादन होता था, लेकिन उसके कंपेयर यदि बात करें तो HYV जो सीड्स हैं उसकी उसके उसके उसकी सहायता से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूसन होने लगा। HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizer। तो जो ये HYV सीड्स होते हैं इनको पानी की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इनको बहुत ही ज़रूरत होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। तो जो कीटनाशक दवाएं हैं वो सभी जो है बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, सही बात है, लेकिन हायर यील्ड्स वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ETC। तो जो अधिक से अधिक हम लोग उत्पादन वाले जो बीज होते हैं HYV सीड्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरी होती है, बहुत ही अच्छे प्रकार के हमारे पास इरिगेशन होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ पेस्टिसाइड भी और ETC बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए पर्याप्त रूप से। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। अब हमारे जो भारत में खेती की बात करें तो इस HYV सीड्स के जो यूज़र फार्मर्स है वो कहाँ के, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, और पश्चिमी भाग में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया सबसे पहले। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। तो यहाँ के जो किसान थे इस क्षेत्रों में जो है ट्यूबवेल्स जो है इरीगेशन के रूप में विकसित किए। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन द फार्मिंग। और बड़े पैमाने पे HYV सीड्स का प्रयोग करने लगे, केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज करने लगे, और साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का भी। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी। उनमें से कुछ लोगों ने तो खुद का खरीद लिया मशीनों को खरीद लिया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है और थ्रेसर है, ये से भी ये लोग अपना खुद का करने लगे। विच मेड प्लॉविंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इससे क्या होने लगा कि जो थ्रेसरिंग के काम थे या प्लॉविंग जुताई के काम थे या हार्वेस्टिंग के, वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। दे वेयर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। दे वेयर रिवार्डेड यानी इस तरह से वे बहुत ज़्यादा धनी हो गए और बड़े पैमाने पे जो है गेहूं का या फिर जो भी क्रॉप थे उनका उत्पादन करने लगे। इन पालमपुर यदि बात करें हम पंजाब और हरियाणा के, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीच हैं। क्यों? इसी तरह के हाई उत्पादन करने से।
इन पालमपुर गांव में द yield ऑफ wheat grown फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो पारंपरिक रूप से जो पहले पालमपुर गांव में जो खेती होती थी, गेहूं उगाया जाता था, वहाँ पे लगभग 1 हेक्टेयर में 1300 किलो उगता था, यानी पैदावार होती थी। लेकिन विथ HYV सीड, यदि ये जो HYV सीड्स हाई वेराइटीज़ के सीड हैं, उससे जो है जब उन लोगों ने HYV सीड्स का यूज किया तो द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। तो इनका उत्पादन 1300 से बढ़ के 3200 किलो तक पहुंच गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इस तरह से बड़े पैमाने पे जो है प्रोडक्शन गेहूं का होने लगा। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब किसानों के पास बड़े पैमाने पे एक्स्ट्रा फूड सरप्लस गेहूं के हैं, और जो कि मार्केट में वो लोग आसानी से बेचते हैं। लेट अस डिस्कस करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पर है हमारा, विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग ए नेचुरल, सस्टेन मतलब क्या ज़मीन जो है सस्टेन यानी उसकी क्षमता है इस तरह की HYV सीड्स केमिकल फर्टिलाइज़र को वो झेल सके, मतलब क्या आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखते हैं, लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, जो ज़मीन होता है वो नेचुरल रिसोर्स में आता है। इट इज़ द नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, इसलिए हमें इसके प्रयोग में काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिलते हैं, उनका यूज हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, चाहे फिर वो लैंड हो या फिर हम लोग अभी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट हो या कुछ भी। तो इसका जो लैंड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, जो वैज्ञानिकों के प्रमाण है, रिपोर्ट्स हैं, कार्ड है, वो कहते हैं कि इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो उनका मानना है साइंटिस्ट का कि जो वो इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो आधुनिक खेती है, मॉडर्न मेथड है, वो जो है ओवर यूज हो जाता है, ज़मीन का जो है लैंड का ओवर यूज हो जाता है इस तरीके से यूज करने में। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे जगहों पे, क्षेत्रों में, ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड के रूप में बहुत सारे जगहों पे जो लैंड है वहाँ पे जो इसके जो HYV टाइप के जो सीड्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से जो है उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो ख़राब हो चुकी है, हो जाती है। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to the depletion of the water table। और यदि वाटर टेबल की बात करें, हमारे ज़मीन के अंदर जो पानी का जो स्तर है, तो वो भी जो है कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल समाप्ति के ऊपर है। डिप्लेशन मीन्स होता है समाप्त होना। ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं, सबके पास सबका अपना अपना ट्यूबवेल हो गया है, तो ट्यूबवेल से पानी निकाले जाते हैं, और अगर उसका हम ध्यान से यूज़ ना करें तो पानी कहाँ से आ रहा है, वो ज़मीन से ही आ रहा है। तो सब ज़मीन के अंदर से जो पानी है, वो सभी पानी का जो टेबल है वो नष्ट हो जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है, और पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, बहुत सारे प्राकृतिक रूप से जो स्रोत हैं, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। ये जो है बहुत सारे सालों में ये बनते हैं, और जो है इसका प्रयोग हमें ध्यान से करना चाहिए। वंस डिस्ट्रॉयस, यदि एक बार ये बहुत सालों में बनते हैं, और यदि एक बार ये डिस्ट्रॉयड हो जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। तो इन्हें फिर से बनाना या पाल लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा यदि एक बार ये नष्ट हो गए। इसलिए हमें इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा केयर से इसका यूज करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक पैदावार, कीटनाशक दवाओं का यूज करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो ख़त्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में हम एग्रीकल्चर का जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स बट दिस में नॉट बी रिटेन्ड इन द। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो मिनरल्स उसमें यूज होते हैं, जो कि ऐसे मिनरल जो कि पानी में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और पौधों को बहुत आसानी से जल्दी से मिल जाते हैं। लेकिन दीज में नॉट बी रिटेन इन द सॉयल फॉर लॉन्ग, लेकिन यह जो है लंबे समय तक मिट्टी में ही नहीं रह पाते हैं। दे में स्केप फ्रॉम द सॉयल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये पानी जब मिट्टी में से ही जो है स्केप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी है जो हमारे हैंड पंप में, बोरिंग ट्यूबवेल में आता है, उसमें भी जाके ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं और जो पेस्टिसाइड हैं जाके मिक्स हो जाते हैं। और साथ ही साथ रिवर्स एंड लेक्स, नदियों और झीलों में भी जाके मिल जाते हैं। इस तरह से वो जो है पानी दूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल।
केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो कीटनाशक तो होते हैं, मतलब ठीक तो होता है, लेकिन जो साथ ही साथ वो इतना नुकसानकारी भी होता है जो सॉइल में फर्टिलिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उनको भी वो किल कर देता है, जान से मार देता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज, इसका मतलब यह है कि कुछ समय बाद, इनका प्रयोग करने के बाद, द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल, यानी कम फर्टाइल हो जाएगा, कम उपजाऊ हो जाएगा, देन एवर बिफोर, जितना पहले था उससे कहीं कम हो जाएगा। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, और HYV टाइप के जो सीड्स हैं वो भी वहाँ पे यूज काफ़ी से 1960 से यूज किए जा रहे हैं। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो इस तरह से मिट्टी की जो से हेल्थ है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, वो जो है इस तरह के लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के कंटिन्यूस यूज करने से डिग्रेडेशन हो रही है, यानी कि नष्ट हो रही है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। और पंजाब के जो किसान हैं अब आज जो है मजबूर हैं, फोर्स्ड हैं, अधिक से अधिक फसलों को या केमिकल के प्रयोगों से वो लोग फर्टिलाइज़र के प्रयोगों से अलग अलग अधिक से अधिक इनपुट्स अचीव करने के लिए। तो इस वजह से दिस मीन्स कॉस्ट कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इस तरह से क्या होता है कि कल्टीवेशन जो है वहाँ पे काफ़ी महंगा हो गया है और काफ़ी फास्ट हो गया है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। द टरबाइन चंडीगढ़, ट्रिब्यून ट्रिब्यून चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव में ज़मीन जो है वो लोग किसानों को किस तरह से बटी है, कैसे कैसे बटी है, ये आप सब देख सकते हैं फिगर नंबर 1.5, जिसमें कि देख सकते हैं ये छोटे छोटे खेत हैं, ज़मीन है छोटे छोटे, जिसके पास कम ज़मीन है वो छोटे छोटे दिखाया गया है, जो इतना बड़ा ये इतना बड़ा, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास इतने बड़े बड़े ज़मीन है, किसी के पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।